तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं डायफ्रैक्शन के बारे में। तो डायफ्रैक्शन होता क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक ऑब्स्टेकल है और उस ऑब्स्टेकल्स का जो साइज है वो कंपेयर टू वेवलेंथ है, वेवलेंथ के साइज जितना ही ऑब्स्टेकल है। तो लाइट जब ऐसे ऑब्स्टेकल से टकराती है तो वो लाइट जो है वो फ्लेयर आउट हो जाती है, वो फट के फ्लावर बन जाती है, वो फ्लेयर आउट हो जाती है, बेंड हो जाती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द ऑब्स्टेकल। और ये बेंड होना ही क्या कहलाता है? डायफ्रैक्शन कहलाता है। तो अब हम पढ़ते हैं डायफ्रैक्शन के बारे में। तो डायफ्रैक्शन जो है कुछ कुछ इंटरफेरेंस जैसा ही होता है। मैं आपको बताता हूं इंटरफेरेंस में क्या होता है कि हमें स्क्रीन पर अलग अलग जो है वेरिएबल इंटेंसिटीज की लाइट जो है हमें मिल रही थी। हमें कुछ लाइट और कुछ डार्क स्पॉट्स में कुछ लाइट फ्रिंजेस, कोई डार्क फ्रिंजेस हमें स्क्रीन पर मिल रही थी। कुछ ऐसा ही हमें डायफ्रैक्शन में भी मिलता है। तो कोई ज्यादा अंतर इन दोनों के बीच में है नहीं, ठीक। तो उसकी सबसे लास्ट में हम ये भी बताएंगे चुन चुन कर निटपिक करके कि क्या क्या अंतर इन दोनों फिनोमिनाज में है, क्या डायफ्रैक्शन में और क्या इंटरफेरेंस में अंतर होता है, ठीक है साहब। तो हम पहले देखते हैं कि क्यों ऐसा होता है हाइगन्स प्रिंसिपल की मदद से। तो यहां पे आप मान लीजिए कोई एक ऑब्स्टेकल है या कोई होल है साहब, यहां पे एक यहां पे होल है लाइक दिस, और लाइट जो है वो आ रही है कुछ इस तरीके से। पैरेलल लाइट बीम जो है वो आ रहा है इस तरीके से। तो हम जानते हैं कि जब लाइट जो है वो पैरेलल बीम की फॉर्म में आ रही है तो उसका वेव फ्रंट किस तरीके का होता है? उसका वेव फ्रंट होता है ऐसे। यह है साहब वेव फ्रंट, और ये वेव फ्रंट जो है ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है इस ऑब्स्टेकल की तरफ। तो ये जब वेव फ्रंट यहां पर पहुंचेगा, ये जो वेव फ्रंट है जब यहां पर पहुंचेगा लाइक दिस, ये वेव फ्रंट पहुंच गया यहां पर, तो हम ये जानते हैं अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल कि वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट जो होता है वो एक सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करता है। वो अपने खुद के वेव फ्रंट जो है इमिट करने लगता है। तो यदि मैं मान लेता हूं यहां पर ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये क्या हैं? सोर्स की तरह काम कर रहे हैं, और ये पॉइंट सोर्स की तरह काम करेंगे तो ये अपने वेव फ्रंट्स निकालेंगे। तो मैं इनके वेव फ्रंट्स यदि बनाने की कोशिश करूं तो इस तरीके से जो हैं ये वेव फ्रंट्स ऐसे बनाने लगेंगे। इस तरीके से वेव फ्रंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये वेव फ्रंट है इस वाले सोर्स का। मैं दूसरे सोर्स का वेव फ्रंट यदि बनाऊं तो ये मिलेगा आपको ऐसे। मैं तीसरे सोर्स का यदि वेव फ्रंट बनाऊं तो आपको ये मिलेगा ऐसे। मैं चौथे सोर्स का वेव फ्रंट यदि बनाऊं इस वाले सोर्स का तो ये मिलेगा आपको ऐसे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ढेर सारी जो वेव फ्रंट्स हैं, ढेर सारे वेव फ्रंट जो हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब जो वेव्स हैं, लाइट वेव हैं, उनका क्या हो रहा है? उनका इंटरफेरेंस हो रहा है, उनका सुपरपोजिशन हो रहा है। और सुपरपोजिशन पर हम जानते हैं कि अलग अलग तरीके से यदि सुपरपोजिशन होता है तो वहां पर लाइट की जो इंटेंसिटी है वो अलग अलग हो जाती है। कहीं पर मैक्सिमम हो जाती है, कहीं पर मिनिमम हो जाती है, कहीं पर इन दोनों के बीच में कहीं हो जाती है। तो हमें अलग अलग इंटेंसिटीज की लाइट जो है मिल जाती है। यदि हम यहाँ पर एक स्क्रीन अड़ा देते हैं, यहाँ पर एक स्क्रीन यदि लगा देते हैं तो हमें अलग अलग पॉइंट पर मैक्सिमा, अलग अलग पॉइंट पर मिनिमा हमें देखने को मिलता है। तो हम अब कैलकुलेट करते हैं इस सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कि मैक्सिमा और मिनिमा हमें किस किस पॉइंट पर मिलते हैं, किस किस लोकेशन पर मिलते हैं। उन मैक्सिमाज और मिनिमाज पर जो इंटेंसिटी की वैल्यू है वो कितनी कितनी होती है, तो ये हम सब कैलकुलेट करने वाले हैं। तो जो ये डेरिवेशन है ये काफ़ी लंबा है और थोड़ा सा, समझ गए, फिर लंबा है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट भी हो जाता है बीच में। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं दोबारा यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो हमारे पास एक स्क्रीन है जिसमें एक होल है सर, एक स्क्रीन है जिसमें एक होल है
और ये होल जो है बहुत ज़्यादा छोटा है कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट है। तो इस होल को जो है, छोटा है वैसे तो ये, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा दिखा रहा हूँ। दिस होल इज़ वेरी वेरी स्मॉल, दिस होल इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो स्लिट है इसकी विड्थ हम मान लेते हैं b के बराबर है। इस स्लिट की जो विड्थ है वो है भैया b के बराबर है, ठीक। और यहाँ पे साथ साथ लिखते जाएंगे दैट स्लिट विड्थ b इज वेरी स्मॉल as compared to small as wavelength of light। वेवलेंथ के कंपैरिजन में इसका साइज है बहुत ज़्यादा छोटा, ये स्लिट है जी। और इस स्लिट के सामने एक स्क्रीन रखी हुई है, एक स्क्रीन सामने बनाई हुई है लाइक दिस। और एक काम कर सकते हैं कि इस स्क्रीन को यहाँ बना देते हैं जिससे लिखने को जगह रहे हमारे पास। तो ये साहब है आपकी स्क्रीन, और इस स्क्रीन पर हमें जो इंटरफेरेंस पैटर्न है, डिफ्रैक्शन पैटर्न है, वो हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। तो हमने अभी उस डायग्राम में देखा था कि जब एक पैरेलल लाइट जो है इस ऑब्स्टेकल के ऊपर गिरती है तो वो फ्लेयर आउट हो जाती है। वो सारे के सारी जो लाइट है वो यहाँ पर अलग अलग तरीके से सुपर इम्पोज होने लगती है और हमें अलग अलग इंटेंसिटीज मिलती हैं। तो मैंने माना कि एक पैरेलल लाइट बीम जो है वो आ रहा है इसके ऊपर, इंसिडेंट हो रहा है लाइक दिस। एक पैरेलल बीम जो है वो आ रहा है, पैरेलल बीम। तो हम पैरेलल बीम में जानते हैं कि जो आपका वेव फ्रंट होगा वो इस तरीके से होने वाला है। वेव फ्रंट है ये साहब वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट जब यहाँ पर पहुँचेगा, वेव फ्रंट यहाँ पर पहुँचेगा, तो हम हाइगन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मान सकते हैं कि यहाँ पर ढेर सारे सोर्सेज होने वाले हैं, ढेर सारे सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज यहाँ पर बनेंगे। और मैं मान लेता हूँ कि इस स्लिट विड्थ के अंदर n नंबर ऑफ सेकेंडरी सोर्सेज यहाँ पर बनते हैं। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, लेट्स assume that n be the number of secondary sources in the slit width B। इस स्लिट विड्थ B के अंदर n नंबर ऑफ सेकेंडरी सोर्सेज हैं और n की जो संख्या है वो बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सोर्सेज यहाँ पे बन रहे होंगे। बिकॉज यार इतनी विड्थ में पॉइंट्स की संख्या जो है कितनी होगी। अब पॉइंट्स का कोई डायमेंशन तो होता नहीं है, ठीक है, कोई भी साइज होता नहीं है, तो इसमें कितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स आप मान सकते हैं। तो मैंने n मान लिए हैं और उन n का मैंने नाम दे दिया है कुछ इस तरीके से। ये S1 है इस सोर्स का नाम, इस सोर्स का नाम S2 है, इस सोर्स का नाम S3 है, इस सोर्स का नाम S4 है। ऐसे ही जो सबसे लास्ट में यहाँ पे सोर्स बन रहा है उसका नाम है Sn। ऐसे ही ढेर सारे सोर्सेज जो है यहाँ पर मैंने मान लिए। और एक बात और मानी है कि किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव सोर्सेज के बीच की जो सेपरेशन है वो स्मॉल d के बराबर है। तो इनके बीच का सेपरेशन जो है वो स्मॉल d के बराबर है, मैंने मान लिया। और यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड सेपरेशन between any two secondary sources, any two consecutive sources, of course secondary sources की बात कर रहे हैं, is small d। small d के बराबर है इनके बीच का सेपरेशन। अच्छा, अब कोई भी एक जनरल पॉइंट मान लेते हैं इस स्क्रीन पर। इस स्क्रीन पर कोई भी एक जनरल पॉइंट आप ले लीजिए लाइक दिस। पॉइंट P मैंने यहाँ पर ले लिया है, पॉइंट P यहाँ पर ले लिया है, और मैंने इस पूरी की पूरी स्लिट के जो मिड पॉइंट है
इस पूरी स्लिट का जो मिड पॉइंट है भैया, ये जो मिड पॉइंट है इसको मान लेते हैं m, इस पॉइंट से मैंने एंगल मेजर किया कितना है, तो इस m से एक लाइन आप यहां बना दीजिए और दूसरी लाइन जो है वो आप बना दीजिए इस पॉइंट P तक जाने वाली। मैंने मान लिया कि ये वाला जो एंगल है ये थीटा है, तो हम यहां पर थीटा को वेरी करवाएंगे और हम अलग अलग पॉइंट्स के पास पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यदि थीटा को 0 मान लेता हूं तो थीटा 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। थीटा की वैल्यू मैं 60 कर दूंगा तो मैं किसी इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, थीटा की वैल्यू 30 कर दूंगा तो इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, थीटा की वैल्यू 45 कर दूंगा तो इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, थीटा इज इक्वल टू 15 कर दूंगा तो इस पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो ऐसे हम थीटा को वेरी कर करके सारे पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, सही बात। तो थीटा लोकेशन पर मैंने मान लिया कि पॉइंट P है और इस P पर जो लाइट वेव पहुंच रही हैं वो उन पे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी पॉइंट P पर क्या बन रही होगी। अच्छा, अब पॉइंट P पर जो लाइट पहुंच रही है वो S1 से पहुंच रही है, S2 से पहुंच रही है, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, ऐसे ही Sn तक जितने भी सोर्सेज हैं उनसे निकलने वाली लाइट पॉइंट P तक पहुंच रही है। तो मैं यहां पे लाइट जो है बना देता हूं, पॉइंट S1 से पहुंच रही है, पॉइंट S2 से पहुंच रही है, पॉइंट S3 से पहुंच रही है, पॉइंट S4 से पहुंच रही है, पॉइंट S4 से लाइट P तक पहुंच रही है, पॉइंट S5 से लाइट पॉइंट P तक पहुंच रही है। ऐसे ही कह सकता हूं Sn से जो लाइट है वो पहुंच रही है पॉइंट P तक। सारे पॉइंटों से, सारे पॉइंट सोर्सेज से जो लाइट है पहुंच रही है हमारे पॉइंट P के पास। तो हमें इन सारी जो लाइट वेव हैं इनका कंट्रीब्यूशन पॉइंट P पर निकालना होगा। इन सारे सोर्सेज से जो लाइट यहां तक पहुंच रही है उनका कंट्रीब्यूशन हमें निकालना होगा। उन सारी इंटेंसिटीज का वेक्टर जो है, सारे जो वेव्स हैं उनके डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम हमें करना होगा, तब हम रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट पर निकाल सकते हैं। एक बात हम यहाँ पे समझे कि ये एंगल यदि थीटा है इस रेफरेंस लाइन का, इस रेफरेंस लाइन का एंगल यदि थीटा है, इस रेफरेंस लाइन का एंगल यदि थीटा है, तो इन दोनों वेव्स के बीच का जो सेपरेशन है, S1 और S2 से जो वेव निकल रही है उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है, जो पाथ डिफरेंस है, वो कितना होगा, d साइन थीटा के बराबर। तो भाई मैं मान लेता हूं यदि S1 से निकलने वाली वेव डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करती है y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t के बराबर, तो S2 से निकलने वाली वेव का जो फेज होगा वो जो है पीछे होगा और वो फेज में डिफरेंस जो है हम निकाल सकते हैं पाथ डिफरेंस की हेल्प से। और पाथ डिफरेंस इसमें और इसमें कितना होगा, d साइन थीटा के बराबर, जो हमने पढ़ा था मेथड नंबर 2 इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट टू कैलकुलेट द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। क्या बोले कि भाई ये दोनों मान लो सोर्स हैं, इन सोर्स के बीच का सेपरेशन कितना है, d है, तो इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा, d साइन थीटा। d साइन थीटा होगा d साइन थीटा dy बाई डी। और ये जल्दी पहुंच रही है तो ये फेज में आगे होगी, ये लेट पहुंच रही है S2 से P तक तो फेज में पीछे होने वाली है। तो यहां पे मैं लिखूंगा लेट्स अज्यूम दैट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय वेव जो निकल रही है S1 से, विच इज एमनेटिंग फ्रॉम S1, जो S1 से निकल रही है उस वेव, उस लाइट का जो डिस्प्लेसमेंट है, वो लाइट जो है डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रही है पॉइंट P पर। y1 की वैल्यू मैं लिख सकता हूं a साइन ओमेगा t, a साइन ओमेगा t। तो therefore light which is emanating from S2 will produce displacement y2 is equal to a sin omega t minus phi। a sin omega t minus phi के बराबर जो है वो फेज में पीछे होगी। देखो भाई इसके और इसके बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है, d sin थीटा के बराबर है।
इसके और इसके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा के बराबर है। इसके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा। इसके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा। इसके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, डी साइन थीटा। इसके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, डी साइन थीटा। इसके बीच में डी साइन थीटा। इसके बीच में डी साइन थीटा। इसके बीच में डी साइन थीटा। यानी किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव वेव जो पहुंच रही हैं S1 और उसके अगले वाले से, उनके बीच में पाथ का डिफरेंस है डी साइन थीटा। तो डी साइन थीटा के करस्पॉन्डिंग जो फेज में डिफरेंस होगा वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फेज में डिफरेंस इसके और इसके बीच में मैं लिख सकता हूं डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स डी साइन थीटा। तो इसके बीच में जो फेज का डिफरेंस है वो 2 पाई बाय लैम्डा डी साइन थीटा होगा। इसके और इसके बीच में फेज डिफरेंस भी इतना होगा। इसके बीच में फेज डिफरेंस इतना, इसके फेज डिफरेंस इतना, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना। तो हर दो वेव्स के बीच में जो फेज का डिफरेंस है वो 2 पाई बाय लैम्डा डी साइन थीटा होने वाला है। मैंने इस वैल्यू को मान लिया फाई के बराबर। तो ये आगे है फाई से इससे, यानी कि ये फाई से पीछे है इससे, 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 ये फाई से पीछे इससे। तो हर एक जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं फाई से जो है वो पिछड़ापन जो है बढ़ता जा रहा है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि S2 से निकलने वाली वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा पॉइंट P पर वो इतना होगा। ऐसे ही मैं कह सकता हूं कि जो S3 से जो वेव निकलेगी उससे प्रोड्यूस होने वाला डिस्प्लेसमेंट होगा A sin ओमेगा t माइनस 2 फाई। ऐसे ही मैं कह सकता हूं कि जो S4 से निकलने वाली जो वेव होगी उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा A sin ओमेगा t माइनस 3 फाई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि मैं S4 की बात कर रहा हूँ तो 3 फाई माइनस हो रहा है। तो यदि हम ऐसे ही बात करते जाएं और बात करें Sn की, कि Sn से निकलने वाली वेव जो है वो कितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगी, तो मैं Yn लिख सकता हूँ। बताइए कितनी होगी वैल्यू, साइन ओमेगा टी माइनस n माइनस 1 इंटू फाई। और यहाँ पे फाई की वैल्यू आप याद रखें, फाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे फाई की वैल्यू पहले भी बता चुका हूँ। फाई की वैल्यू है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डी साइन थीटा। 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डी साइन थीटा के बराबर जो है हमारी फेज में डिफरेंस है किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव वेव्स के बीच में। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के तहत इन सबको ऐड कर देंगे तो हमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा इन सारे सोर्सेज से निकलने वाली वेव के पी पॉइंट पर पहुंचने से। तो यहां पे हम लिखेंगे फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन हम क्या लिख सकते हैं, y रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस सो ऑन अप टू yn। इन सबको क्या करिए, ऐड करते जाइए तो आपको मिलेगा यहाँ पे a साइन ओमेगा टी प्लस a साइन ओमेगा टी माइनस 5 प्लस a साइन ओमेगा टी माइनस 2 फाई प्लस सो ऑन अप टू a साइन ओमेगा टी माइनस n माइनस 1 इंटू 5। ये आपको मिलेगा टोटल समीशन। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलता है ये a साइन n फाई बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन फाई बाई 2 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 इंटू फाई बाई 2। ये रिजल्ट आपको मिलता है। ये वैल्यू आती है y रिजल्टेंट की, y रिजल्टेंट की वैल्यू आती है ये, ठीक। तो अब इस रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि ये वाली जो टर्म है, ये आपका एम्पलीट्यूड है, ये आपका क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। तो इस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को आगे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं a रिजल्टेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा आपके पास a साइन n फाई बाई 2 साइन ऑफ n फाई बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ फाई बाई 2। तो आप मुझे बताइए कि क्या फाई एक छोटा एंगल है, फाई एक छोटा एंगल है, ठीक है। तो फाई बाई 2 को, साइन फाई बाई 2 को फाई बाई 2 लिखा जा सकता है, लेकिन n फाई बाई 2 को, साइन n फाई बाई 2 को n फाई बाई 2 नहीं लिखा जा सकता, बिकॉज n इज अ वेरी वेरी लार्ज नंबर। n जो है नंबर ऑफ सोर्सेज जो हैं सेकेंडरी सोर्सेज हैं।
तो हम नीचे वाले को साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट a इंटू साइन ऑफ n फाई बाई 2 डिवाइडेड बाय फाई बाय 2। अब ये a जो है बेटा वो क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a जो था वो एक सेकेंडरी सोर्स से निकलने वाली वेव का एम्पलीट्यूड था, सेकेंडरी सोर्स से निकलने वाली वेव का एम्पलीट्यूड था। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यदि हम इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड मान लेते हैं ए आई के बराबर, यदि इसका इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड ए आई मान लेते हैं तो ए आई की जो वैल्यू है वो होने वाली है n टाइम्स ए, n टाइम्स ए। यानी कि इंडिविजुअल यदि वेव का एम्पलीट्यूड यदि a है, इन सोर्सेस से निकलने वाली वेव का एम्पलीट्यूड यदि a है, तो n टाइम्स a की वैल्यू जो है वो ए आई के बराबर होगी। यानी कि ये इंसिडेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो n पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, ये बात हम कहना चाह रहे हैं। ए आई इज इक्वल टू n इंटू ए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, n से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे n से यदि आप मल्टीप्लाई कर दें और n से आप डिवाइड करते हैं तो आपको मिल जाता है a रिजल्टेंट इज इक्वल टू n इंटू ए विच इज एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव इंटू साइन ऑफ n फाई बाई 2 डिवाइडेड बाय n फाई बाई 2। यदि इसका स्क्वायर कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको मिल जाती है, इसका स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा आपको आई नॉट इंटू साइन स्क्वायर n फाई बाई 2 डिवाइडेड बाय n फाई बाई 2 का स्क्वायर, n फाई बाई 2 का स्क्वायर। ये रिजल्ट आपको मिल जाता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का। अब भाई ये जो आपके पास n फाई बाई 2 है इसको आप मान लीजिए बीटा के बराबर। लेट्स अज्यूम बीटा मान लीजिए, अल्फा मान लीजिए, बीटा इज नॉट फ्रिंज विड्थ हियर, बीटा इज नॉट फ्रिंज विड्थ हियर, बीटा इज इक्वल टू n फाई बाई 2। अब ये वैल्यू आप इसको सॉल्व करिए तो कितना आएगा आपके पास n बाई 2। फाई की वैल्यू कितनी है, फाई की वैल्यू कितनी है, फाई की वैल्यू है आपके पास d साइन थीटा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डी साइन थीटा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डी साइन थीटा। तो आ जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। तो भाई ये देखो कैपिटल N इंटू स्मॉल d, ये क्या चीज़ है आपके पास नहीं पता। देखो भाई ये जो हमने इसको d भागों में डिवाइड कर दिया है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि n-1 इंटू इनके बीच का सेपरेशन d वो किसके बराबर होगा, b के बराबर होगा। b इज द टोटल स्लिट विड्थ, b के बराबर है, b की वैल्यू n-1 इंटू डी। अब n के कंपैरिजन में 1 को नेग्लेक्ट किया जा सकता है तो n टाइम्स स्मॉल d इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू b, ये लिखा जा सकता है। ठीक, सिंपल सी बात है, कैपिटल N इंटू स्मॉल d इज इक्वल टू b। तो यहाँ पे भी हम ये लिख सकते हैं दैट n इंटू डी इज इक्वल टू b, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास मिलता है बीटा इज इक्वल टू पाई b साइन थीटा बाय लैम्डा, पाई b साइन थीटा बाय लैम्डा। आप यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं बीटा की। ठीक, याद रखें अभी के लिए याद रखें। तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू जो है आप पुट कर देंगे, बीटा की वैल्यू n फाई बाई 2, तो आपको मिलता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू आई नॉट, यानी कि इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट इंटू साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको मिल जाता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एट जनरल पॉइंट P, एट जनरल पॉइंट P, एट जनरल पॉइंट P। ऐसे ये जो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है ये एक जनरल पॉइंट पर आया है, एम्पलीट्यूड एट जनरल पॉइंट P, जनरल पॉइंट P पर हमें एम्पलीट्यूड मिल चुका है। तो अब हम बात करते हैं जो है मैक्सिमा और मिनिमा की, मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करने की बात करते हैं।